नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि खेती का व्यवसाय निरंतर लाभ का बन रहा है और इस व्यवसाय की कामयाबी को बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई तकनीकी जानकारी, साथ में अधिक उत्पादन के गुर आपको बताते हैं और सामयिक जो कृषि हम जानकारी आपको देते हैं, इसके माध्यम से भी हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको, जैसे इस समय हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस समय आपको बताएंगे खेती में क्या काम करना चाहिए। किसान भाइयों, इसीलिए आज हमने आपके बीच आमंत्रित किया है वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम डी व्यास जी को। आपका कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। और साथ में हमारे साथ एक ऐसे किसान भी हैं जो खेती की परंपरागत तरीके के साथ साथ वैज्ञानिक ढंग अपना रहे हैं। हमारे साथ है राहुल जी वर्मा, जो धबोटी गांव है जिला सीहोर में, वहां से आए हैं। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, फसल की कटाई कहाई भी हो चुकी है, तो सबसे पहले किसानों को भंडारण करना चाहिए, तो भंडारण के बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, करीब 1-2 महीने का। हम रबी की फसल कट कर तैयार हो जाती है और आगामी खरीफ के मौसम में समय रहता है, तो ये 1-2 महीने किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसको यदि चूक जाता है किसान तो आगामी बीज की व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ हो स्थिति हो सकती है। 2 प्रकार का होता है, एक तो दाना पैदा करना और एक बीज पैदा करना। दाना सीधा जो भी फसल होती है उसको मंडी में भेज दें, उसको दाना कहेंगे, लेकिन बीज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और बीज की भंडारण की जो बात है खास तौर से, वो बीज का भंडारण की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे ही फसल कटती, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश दलहन प्रदेश भी कहलाता है और अगर विगत के वर्षों से तो गेहूं उत्पादन में भी हम अग्रणी हैं। कई जो गेहूं के उत्पादन के जो अग्रणी प्रदेश हैं उनकी तुलना में हम भी उसकी तुलना में अग्रणी हैं। तो गेहूं और दलहनें जो हैं हमारे प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं और इनका जो बीज है वो सुरक्षित होना चाहिए, जिससे कि आगामी वर्षों में जब किसान खेत में बोने जाए तो उसका अंकुरण बहुत अच्छा हो और अच्छे स्वस्थ पौधे मिलें। तो किसान भाई, खासतौर से जब ये फसल कटकर तैयार हो जाती हैं तो इनको भंडारित करने के लिए, खासतौर से बीज को भंडारित करने के लिए, उसमें नमी की जो मात्रा है वो निश्चित होना चाहिए कि कितनी नमी होना चाहिए। अब इसको नापने के तरीके कोई वैज्ञानिक तो वहाँ पर खेत पर हो नहीं सकता है, तो इसे अच्छी तरीके से धूप में सुखाकर, और सीधा सा तरीका है कि अगर गेहूं के दाने को, चने के दाने को, मसूर के दाने को अगर किसान भाई दांत में दबा कर देखता है और वो कट की आवाज़ के साथ टूट जाए तो इसमें नमी बिल्कुल ठीक नमी है और ऐसी नमी वाले जो बीज है उसको भंडारित करना चाहिए। बीज साफ सुथरी अवस्था में होना चाहिए और उन्हें खासतौर से यदि जूट के बैग में करें भंडारित तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और उस बैग को भी हमें किसी फंजीसाइड से, जो कवकनाशी है, उससे और कीटनाशी से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि भंडारित जो कीट हैं उसमें ना पाएँ। अगर ऐसा साफ सुथरा बीज, उसको बीज को भंडारित करने के लिए उसे अच्छी तरीके से उसमें से कीड़े, कांटे, कंकड़ सब निकाल देना चाहिए और ऐसा बीज सुरक्षित रखना चाहिए। तो दाना हमें भंडारित नहीं करना है, हमें बीज भंडारित करना है। दाना तो हम बेच सकते हैं। प्रायः ये गलती हो जाती है कि जैसी फसल से कटकर तैयार हो जाती है हम उसे कैसे ही भंडारित कर देते हैं और वही आगामी वर्षों में बोने के लिए चली जाती है और वह बीज जो है अंकुरित कम होता है, बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है और अनावश्यक श्रम होता है। तो इसलिए बीज जो है भंडारित करने समय इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आगामी वर्ष में हमें बीज जो अनुशंसित मात्रा में लगेगा, पौधे अच्छे तैयार होंगे और उत्पादन भी प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जिस मकान की नींव मजबूत होगी वो मकान भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमें, जैसे रबी मौसम चल रहा है तो इस समय हमें बीज रखना चाहिए। बीज रखते भी हैं किसान भाई, जो अगली साल जब जैसे कुंवार के महीने में बोनी होगी तब उसको सुरक्षित और स्वस्थ बीज होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया सुरक्षित तरीका। डॉक्टर साहब, अगर खरीफ फसल अभी आ रही है तो जो बीज रखा है तो अभी कुछ तैयारी किसानों को करना चाहिए उसमें? हाँ, खरीफ, हाँ, जैसे कहा कि अब खरीफ के मौसम में हमारा प्रदेश सोया प्रदेश कहलाता है। सोयाबीन जो है हमारी, पिछले वर्ष किसान भाइयों ने जिस बीज को रखा हुआ है उस बीज को अभी ये समय है कि यदि जो बीज के लिए हमें बोना है तो उसको बीज को साफ़ कर लें, अच्छी तरीके से सुरक्षित साफ़ कर लें और बीज को साफ़ करने के पश्चात उसका अंकुरण प्रतिशत भी ज्ञात कर लें, जिससे कि हमें ये पता निश्चित हो जाए कि हमारा बीज जो हम बोने जाने वाले हैं वो कितना उगेगा और वो हमें सुनिश्चित हो। क्योंकि अगर घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो उसे निश्चित रूप से उसको उगा कर देख लें। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि फफूंदनाशक दवाएं हैं उन्हें से भी अभी उपचारित करके रख सकते हैं। वो फफूंदनाशक दवाओं से पहले उपचारित करने में कोई नुकसान वाली बात नहीं है। एक बार फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करके और उस बीज को तैयार कर लें, जिससे कि आगामी खरीफ के मौसम में हमें वो अच्छा स्वस्थ बीज मिल सके और बीज के लिए हमें भाग दौड़ ना करना पड़े।
डॉक्टर साहब, ये तो बीज की तैयारी हुई, और किसान भाई आप तो जानते ही हैं कि 2 महीने के बाद फिर खरीफ की लगभग तैयारी हमें अभी से करना पड़ेगा। तो बीज को अंकुरण अभी देख लें क्षमता कितनी है, नहीं तो बीज की तैयारी करें। तो इन दिनों क्या होता है, आपाधापी में कोई सा भी बीज बोते देते हैं और अंकुरण ठीक से नहीं होता। डॉक्टर साहब, इस समय खेत खाली हो गए हैं, जी हाँ। तो खाली खेतों में जुताई के बारे में आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रायः ये 2 प्रकार की बातें होने लगी हैं आजकल। एक बात ये होती है कि जुताई ना करें, जीरो टिलेज की बात करते हैं, और कहीं होती है कि हम जो जुताई करें। तो ये दोनों बातें जो है, जहाँ की ज़मीन है उसके हिसाब से हैं। कुछ जो एल्यूवियल मृदाएं होती हैं, जो कि हमारी ग्वालियर, भिंड, मुरैना तरफ होती हैं या उत्तर प्रदेश तरफ होती हैं, वहाँ पर तो जीरो टिलेज जो कहा जाता है वो संभव है। लेकिन हमारी जो मृदाएं हैं बाकी प्रदेश में, जहाँ हम रायसेन, विदिशा, सीहोर, सागर इत्यादि, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये काली मृदाएं हैं। और यदि हम तकनीकी शब्द में कहें तो ये वर्टी सॉइल्स होती हैं, गहरी काली मिट्टियां हैं। तो यहाँ पर इनमें जुताई इसमें आवश्यक हो जाती है, और 3 वर्ष में एक बार कम से कम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष जरूर नहीं है इसको करने, प्रतिवर्ष करने से नुकसान भी होते हैं। 3 या 4 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से तात्पर्य यह है कि रबी की फसल जैसे ही कटे, खासतौर से गेहूं या चना है, तो गेहूं की फसल अभी पिछले महीने कटकर तैयार हुई है, खासतौर से मार्च में ही तैयार हुई है। इस समय खेत में प्लाऊ चल के, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ कहते हैं, जिससे मिट्टी पलटने वाला हल कहते हैं, उससे खेत की जो जुताई करें। और ये जुताई ऐसी होना चाहिए कि कम से कम 9 से 10 इंच गहरी होना चाहिए, जिससे कि नीचे की मिट्टी पलट कर ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी पलट कर नीचे हो जाए। फायदे ये होते हैं इस ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से कि जब हम इस मिट्टी को पलटते हैं तो मिट्टी के नीचे जो कड़ी सतह हो जाती है, वो कड़ी सतह खत्म हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और जब ये इस तरीके की मिट्टी हो जाती है तो जितना भी वर्षा का जल होता है वो बहकर नहीं जा पाता और इसमें मिट्टी में संचित हो जाता है। संचित 2 प्रकार से होता है, एक तो बहुत गहरे तक पानी चला जाता है, और एक वहाँ तक पानी रहता है जहाँ तक कि पौधों की जड़ें होती हैं। गहरा पानी जो जाता है वो आपके नलकूप और कुओं को रिचार्ज करता है, जो कि सिंचाई के काम आते हैं, और जो जड़ों के आसपास पानी रहता है, जब जैसे ही पौधे होते हैं उनको मिल जाता है, तो नमी संचय के लिए फायदा होता है। दूसरा, बार बार फसल लेने से कई बार ऐसा होता है कि रोग और कीट के जो जीवाणु और कीटाणु हैं ये जमीन में पनपते रहते हैं। तो जब हम ये ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं तो ये सब ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो निचली सतह पर होते हैं वे ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। और मई के महीने में, अप्रैल का महीना और मई के महीने में जब तापक्रम जो है 38 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है, तो इस दौरान वो जो है जितने भी कीटाणु हैं, जीवाणु, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा एक फायदा और है कि खासतौर से खरीफ के मौसम में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो खरपतवारों से होता है। तकरीबन ये देखा गया है कि अगर खरपतवारों को नियंत्रित ना किया जाए तो 40 से 50% उत्पादन में असर पड़ता है। तो ऐसे बेशरम किस्म के खरपतवार जो कई जगह देसी नामों से भी जाते हैं, जैसे मोथा हो गया, कांस हो गया, हिरनखुरी हो गया, इनके जो अवशेष हैं, क्योंकि ये बीज से नहीं, पौधों के अवशेषों से भी पनप जाते हैं, तो जितने अवशेष हैं जमीन की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। और ग्रीष्मकालीन में जब ज़्यादा तापक्रम होता है तो ये अपघटित होकर और नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका फायदा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का यही फायदा होता है, नमी का संचय होता है, कीट एवं खरपतवारों के जो अवशेष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें यह है कि कम से कम 1.5 महीने जमीन खुली हुई मिलना चाहिए, तब उसका फायदा होता है। अगर बहुत देर से किसान भाई करेगा, मई के आखिर में, जून में करेगा, तो बरसात आ जाती है, तो उतना फायदा नहीं होता, अनावश्यक पैसा भी लगता है और उसका फायदा नहीं हो पाता। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 3 या 4 साल में एक बार करें, जहां पर कि इस तरीके के जो नुकसानों से किसान भाइयों को फायदा होगा। सबसे ज़्यादा फायदा तो यह है कि नमी का संचय होगा, जितना वर्षा का जल है अपधावित ना होकर जमीन के अंदर संचित होगा और फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, खरपतवारों से नियंत्रण होगा, रोग एवं कीटाणुओं का भी नियंत्रण हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर आप गहरी जुताई करेंगे तो एक साथ 3 फायदे हैं। सबसे पहले भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, नंबर 2 भूमि की जल ग्रहण क्षमता बढ़ती है, नंबर 3 उत्पादन अच्छा होता है और उसमें खरपतवार कम होते हैं। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि रबी मौसम में क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए। किसान भाइयों, सफल किसान को हम अपने बीच इसलिए बुलाते हैं कि उनके अनुभवों का लाभ आप भी लें। आप भी सोचें कि सफल किसान कैसे अपने खेत में अधिक उत्पादन ले रहा है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जिला सीहोर गांव दबोटी के किसान हैं राहुल जी वर्मा। राहुल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को, आप जैसे ही किसान भाइयों की ये बताएं कि इस समय आप क्या काम कर रहे हैं अपनी खेती बाड़ी में। इस समय सर अपने मूंग की फसल बोई है और भिंडी बोई है, मक्का बो दी उसके मूंग के आइट साइड है, ताकि हवाएं चले, गर्म हवा तो उस मक्का से डर जाए, वो मतलब नुकसान फसल पर ना हो। इसके अलावा भिंडी वगैरह तो उसमें स्प्रे भी करते हैं इस फसल में। तो स्प्रे से अपने भिंडी वगैरह में भी स्प्रे हो जाए तो उसमें कीटनाशक उसमें ख़त्म हो जाता है। और कीट के लिए अपने स्प्रे करना पड़ता है। तो दोनों फसल पे आप काम हो सकता है उसमें, जिससे आपके सब्जी बेच सकते हो, आप सब्जी में खर्चा कम होगा और मूंग की फसल में आपका अच्छी पैदावार मिलेगी। राहुल जी, ये बताएं कि अभी डॉक्टर साहब गहरी जुताई के लाभ बता रहे थे। आप गहरी जुताई करते हैं तो बताएं इसके लाभ वाकई ऐसे मिलते हैं? जी सर, बिल्कुल। गहरी जुताई तो हर 3 साल के अंतराल में करना चाहिए। कोई या तो 2 साल में कर देना चाहिए, बाकी 3 साल तो मिनिमम करना ही चाहिए 3 साल के अंदर तो। क्योंकि जो उर्वरक शक्ति फसल की रहती है 4 से 5 इंच के अंदर ही आपका फसल पैदा होती है, और उसके नीचे की जो फसल रहती है उसमें उर्वरक क्षमता उसकी बढ़ती जाती है। 3 साल के अंतराल में आप करते हैं तो वो जो नीचे रहती है 8-9 इंच बताया आपने, 10 इंची, उसके नीचे इसका ऊपर आ जाएगा। तो जो ऊपर की जो उर्वरक शक्ति खत्म हुई है वो नीचे पहुंच जाएगी और वो नीचे वाली ऊपर जाएगी। बिल्कुल, आप भी सहमत हैं कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 2 साल में, इसके लिए भी हम वैज्ञानिक रूप से ये कहेंगे कि 3 साल के पहले या 4 साल के पहले ना करें, क्योंकि ये जमीन ढीली हो जाती है और बरसात का पानी आता है तो ऊपर की जो मिट्टी है वो बह भी सकती है। तो बार बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से नुकसान भी होता है, बार बार नहीं करना है। 3 या 4 साल में बार में करें, क्योंकि अपधावित जल जो है, जिसको रन ऑफ वाटर कहते हैं, ऊपर से मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। तो हमें ऊपर की मिट्टी को, जो हमारी मलाई होती है, उसको भी नष्ट नहीं करना है। तो 4-1 साल में जब ऐसा लगे कि जमीन कड़क हो रही है और उसमें पानी संचित नहीं हो रहा है और ज्यादा खरपतवार पैदा हो रहा है, तो किसान खुद समझेगा 3 साल 4 साल, क्योंकि ये महंगा सौदा भी है। बार बार करने से फायदा भी नहीं होना, नुकसान भी होना है। तो इसलिए ये ध्यान रखने बात भी आवश्यक है। जी। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब और किसान का भी ये मत है, दोनों का एक मत है कि आप हर साल पिलाव नहीं करें, अर्थात गहरी जुताई नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो अच्छी मिट्टी नीचे से ऊपर आएगी, तो जैसे ही बरसात होगी वो बह जाएगी, वो बहती है मिट्टी। तो हर साल नहीं करना चाहिए, 3 या 4 साल के अंतराल से ही करना चाहिए। तो राहुल जी, अब आप डेयरी है आपके पास, अगर है तो उसमें क्या गर्मियों में क्या आप देख रेख करते हैं? सर डेयरी है अपने पास, डेयरी अभी आधुनिक डेयरी बनाई हुई है सर। उससे क्या है कि सबसे मेन चीज़ है कि पशुओं को गर्मी में सबसे ज़्यादा खाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो पानी के लिए आप वो वाटर लेवल का सिस्टम एक बनता है कि उसमें आप जहाँ पे आप मवेशी है वहाँ पे डायरेक्ट पानी आएगा। जब उसको पीना है वो पी लेगा, जब उसको नहीं पीना है नहीं पिएगा, खाना है खा लेगा। दोनों एक जगह बन जाता है, उसका पीने का और खाने का। वो थैल बोलते हैं उसको, उसका जो आवास के अंदर ही, हाँ, पशुशाला के अंदर उसको थैल बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उसमें मैं दोनों बन जाती, खाने की अलग और पीने की अलग। दोनों में एक ड्रिप सिस्टम रहता है कि जितना आप पियोगे पानी उतना वापस उसमें आ जाएगा। आप इधर खाइए इधर पिए। क्या है कि गर्मी में बारिश में
और ठंड में, तीनों मौसम में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है गर्मी में। और सर पानी आपको हर टाइम आप 3 टाइम पिलाओगे, 4 टाइम पिलाओगे, लेकिन रात के टाइम तो आप नहीं आ पाओगे, 12 घंटे या 13 घंटे मवेशी को पानी नहीं पिला सकते। उसको जब भी पीना है रात में पी सकता है उसमें। तो अभी तो किसान भाई को हमेशा अभी जो नई तकनीक बनाना चाह रहा है तो वो ये सिस्टम लगाना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो पशुओं के लिए। तो किसान भाइयों, हमारे किसान ये कहना चाह रहे हैं कि जो आवास पशुओं का रहता है उसमें अब बफर सिस्टम, जैसे हम भोजन करते हैं ना, वैसे ही इन्होंने 2 तरह से एक वो बना दी खाने की पशुशाला में। तो एक तरफ तो भूसा या चारा और साथ में पानी, जब मन हो तब खाना खाओ, जब मन हो जब पानी पियो। तो डॉक्टर साहब, आपसे हमारे किसान भाई और मेरा भी मन है ये जानने का कि इस समय जब नरवाई जो रह गई है, जो फसल के अवशेष हैं, तो उस पर नरवाई को हमारे किसान भाई जला देते हैं, उसको जलाना चाहिए या क्या करना चाहिए? ये बहुत ही मतलब ज्वलंत समस्या है या ज्वलंत प्रश्न है, वो उसकी बात कर। नरवाई जो है, खासतौर से गेहूं, हमारा प्रदेश है, गेहूं की नरवाई जहाँ पर ज़्यादा होती है, गेहूं के जो अवशेष होते हैं, ये देखा जाता है। हालांकि कई ऐसे मार्गदर्शन भी प्राप्त हो गए हैं जिसके कारण से ये समस्या है वो थोड़ी खत्म तो हो रही है, लेकिन फिर भी अभी कई जगह देखा जाता है, किसान की भी अपनी समस्या है, कई जगह देखा जाता है जब चूँकि हार्वेस्टिंग जो होती है कंबाइन हार्वेस्टर से हो रही है, आजकल हाथ से तो होती नहीं, और कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग होने के कारण, कटाई होने के कारण बहुत ज़्यादा अवशेष ज़मीन में रह जाते हैं। अगर ये अवशेष रहते हैं ज़मीन में तो अगली फसल जब आने वाली है खरीफ की, तब तक वो सड़ते नहीं हैं, और जब वो नहीं सड़ते तो अगली फसल की बोनी में दिक्कत हो जाती है। तो इन परिस्थितियों में किसान उनको जलाता है, कई जगह आग लगाने वाली स्थिति, लेकिन समझाइश के आधार पर वो आग लगाना थोड़ा कम हो रहा है। तो अब ये आग ना ही लगाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब ना लगाए तो करे क्या, कि अगली फसल भी बोना है, उसको क्या करे। तो ऐसे यदि आग नहीं लगाता है तो उसकी अगली फसल में बोने में दिक्कत होती है। तो इसको नरवाई से नुकसान, अगर वो जलाता है तो नुकसान क्या है कि ज़मीन के अंदर जितने भी लाभदायक जीवाणु हैं, केंचुए हम जिनको कहते हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिमाइसीड्स होते हैं, जो फसल को प्राप्त होते हैं, पैदा होते हैं, ये नुकसान जो है उससे वो ख़त्म हो जाते हैं और फसल को फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरा पर्यावरण का नुकसान तो है ही, पर्यावरण का नुकसान तो किसी भी आधार पर नरवाई में आग नहीं लगाना चाहिए। अब ना लगाए तो क्या करें। तो आजकल क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में भूसा बनाने वाली मशीन भी होती हैं, वो अटैच होती हैं, तो उनको यदि लगाते हैं तो वो नीचे तक ज़मीन की सतह तक उस जो अवशेष हैं उनको काट कर भूसा बना देती है। चूँकि भूसा जरूर, जैसे अभी इन्हें बताया राहुल जी ने कि डेयरी है इनके पास, तो डेयरी के लिए भोजन कहाँ से लाएंगे। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन्होंने डेयरी लगाई है किसान भाई ने, तो फसल डेयरी पर आधारित होना चाहिए। किसान को खाद बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि डेयरी आधारित जो खाद मिले वही जमीन में जाना चाहिए, और जमीन से जो भूसा या खाद्यान्न मिलना चाहिए वो डेयरी को मिलना चाहिए। तो अगर ये भूसा जल जाएगा, नरवाई जल जाएगी, तो खाने के लिए क्या खरीद कर खाएंगे, तो फिर तो लाभ का धंधा नहीं बनने वाली। किसान जो बात कर रहा है, जो खेती, तो हमें जो भूसा है वो कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जो मशीन एक्स्ट्रा रीपर्स जो बोलते हैं उनको अटैच करके और वो भूसा बना लेना चाहिए। अब जब इस तरीके से भूसा बन जाएगा, तो जब ये भूसा बनने के बाद फिर रोटावेटर चला दें जमीन के अंदर, तो रोटावेटर जब चलाएंगे तो वो जितने भी अवशेष हैं वो जमीन के अंदर मिल जाएंगे, और आगामी जो फसल है बरसात के मौसम में सड़क जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। मुझे अभी किसी किसान भाइयों से जब मैं चर्चा कर रहा था, ये भी हुआ कि जब ऐसे अवशेष में, जैसे इन्होंने बताया कि मूंग की खेती करते हैं, इन अवशेषों में यदि मूंग की खेती होती है, मूंग का उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। वनस्पति की खाली खेत यदि बिल्कुल साफ खेत कर दें, वहां मूंग का उत्पादन कम होगा। लेकिन यदि गेहूं के जो अवशेष हैं छोटे छोटे, उस बीच में यदि मूंग की खेती करें तो उसका उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है, जैसा देखा गया, क्योंकि जो अवशेषों में पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो मूंग को भी मिल जाते हैं और उससे फायदा होता है। तो यह किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि नरवाई बिल्कुल ना जलाएं। नरवाई जलाने से सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट होंगे और साथ ही जो है पर्यावरण को भी नुकसान होगा। अतः जो है आप जब कंबाइन हार्वेस्टर चलवा रहे हैं तो उसमें वो अटैच करवाएं, नहीं तो अलग से उसको एक्स्ट्रा रीपर से उसका भूसा बनाएं, जो कि डेयरी में काम आएगा, जानवरों के काम आएगा, आपकी फसल भी अगली सुरक्षित होगी, साफ वातावरण मिलेगा, और कीट और जो जितने लाभदायक कीट और जीवाणु हैं वो भूमि में नष्ट भी नहीं होंगे। तो नरवाई के प्रबंधन ऐसा करेंगे, ऐसी मेरी सलाह है, और हर तरीके से हर जगह से ये सलाह दी जाती है। तो जहां तक किसान भाई तो समझ, एक और चीज हो गई कि आजकल एक डिकम्पोजर भी आ गया कि जमीन के अंदर अवशेषों को सड़ाता है, लेकिन उसके लिए जमीन में नमी होना चाहिए। अब रबी के मौसम के कटाई के बाद में खेत में पानी तो देगा नहीं किसान, उस डिकम्पोजर को डालेगा तो वो तो होगा नहीं, तो ऐसी संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर वो कर सकता है तो एक प्रयास वो भी होता है। लेकिन सबसे अच्छा तो प्रयास है कि भूसा बनाए,
भूसा बनाने के साथ ही साथ रोटावेटर चलाए, जमीन में अवशेषों को सड़ाए, जो कि ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, कार्बनिक पदार्थ जमीन में बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जमीनों में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उस ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें ये नरवाई वाला सिस्टम ऐसा है कि इसको वहीं के वहीं सड़ा देंगे तो एक अलग फ़ायदा होगा, बाकी तो और जो चीज़ें हम मिलाते हैं वो अगली बात है, लेकिन नरवाई को किसी प्रकार से जलाना नहीं चाहिए, उसका ये प्रबंधन करना चाहिए। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी ये बात बनाई। हालांकि हमारे किसान भाई अब पहले से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, उससे भूसा बनता है, उसका अगर आप घर जितने पशु उतना भूसा रख लें, नहीं है तो उसको बेच दें, उसका भी पैसा मिलेगा, और रोटावेटर से आप उसको हकाई जुताई कराएं, इससे फ़ायदा होगा। राहुल जी, आप डॉक्टर साहब को जानना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कोई किसान, जैसे कि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन कोई किसान एक जगह यूरिया डाल रहा है, तो एक बार में 1 एकड़ में 2 बोरी डाल दी उसने, तो उससे नुकसान ही होता है? किस फसल की बात कर रहे हैं? गेहूँ की फसल में। देखिए, ऐसा है कि गेहूं की फसल के लिए जो अनुशंसा है नाइट्रोजन की, यूरिया में नाइट्रोजन तत्व होता है, इसमें जो है अगर सिंचित फसल है और असिंचित अलग अलग है, तो सिंचित फसल में आधा नाइट्रोजन यूरिया है, वो बोने के समय नाइट्रोजन यूरिया के रूप में तो दे नहीं जा सकता, हम 12, 32, 16 लेंगे, जो भी लेंगे, उसके माध्यम से नाइट्रोजन चला जाता है। इसके बाद में 2 बार 2 सिंचाइयों पर, पहली सिंचाई गेहूं में लगती है 21 दिन बाद, 20 से 21 दिन बाद पहली सिंचाई लगती है, कि जबकि उसमें मुकुट जड़ें निकलती हैं, अगर हम निकाल के देते तो मुकुट के आधार की जड़ें निकलती हैं। ये सबसे उपयुक्त समय है कि इस समय सिंचाई भी दी जाए और नाइट्रोजन भी दिया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं दिया जाता तो गेहूं में कम से कम चाराने उत्पादन गिर जाता है। तो ये हमें सबसे उपयुक्त समय कि इस समय यूरिया की मात्रा, ये कि नाइट्रोजन की मात्रा किसी भी रूप में दें, जब दे देते हैं, और दूसरा इसके बाद 40 दिन पर जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो उस समय देना चाहिए। तो ये तकरीबन लगता है कि ये मान चले 1 बोरी यूरिया 1 एकड़ पर, 1 एकड़ पर यानी 20 किलो नाइट्रोजन चली जाएगी, 1 हम बोरी यूरिया देंगे। इसी प्रकार से दूसरी बात, तो 2 बार हमें नाइट्रोजन का उसमें उपयोग करना आवश्यक है, और आधा हम शुरू में दे चुके होते हैं। तो इसमें मतलब या सिंचाई के पहले नाइट्रोजन दें या बाद में दें? देखिए, सबसे अच्छा बढ़िया तो चीज़ होती है कि सिंचाई कर दें, उसके बाद डालें, क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे तो यूरिया जो है नाइट्रोजन ऐसा होता है कि उसमें मिट्टी में घुल के निचली सतह पर चला जाता है, फायदा नहीं होता। अगर पानी देने के बाद डालेंगे तो धीरे धीरे घुलेगा और जड़ के पास चलेगा, उसका फायदा होगा। तो हमेशा सिंचाई देने के बाद में, सिंचाई के आप 1 दिन बाद भी दे सकते हैं, 1 दिन बाद, जब इनमें हल्की नमी रहेगी ना तो आराम से घुल जाएगा, चला जाएगा। आप तुरंत देंगे तो खेत में जाने में भी दिक्कत होती है, और गीला होता है तो उससे यदि घुल के वो जमीन की निचली सतहों पर चला जाए, तो सिंचाई के बाद यूरिया देना चाहिए। उसका रिजल्ट भी आपको 1 दिन बाद ही दिखने लगेगा। हाँ, उसका तुरंत आपने पहले दिया तो उसका नुकसान ही होगा, वो सीधा उसका मतलब ये समझिए 8 आने तो खत्म ही हो जाएगा जमीन की निचली सतह। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि ये वो समय है कि जब हमारे किसान भाई जो सड़ा हुआ गोबर का खाद, जिसे कंपोस्ट कहते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार होता है, कैसे मिट्टी में उसको डालना चाहिए खेत में? हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि यही इस समय जो बात है वो ये जैविक खादों के उपयोग की भी बात है, जो हमारे खास तौर से गोबर का जो सड़े हुआ आपने बहुत अच्छी बात करी, कि कई बार किसान क्या करता है कि ये बैसाख का महीना है, इस समय आसपास, जैसे राहुल जी ने बताया कि इनकी डेयरी है, कई किसानों की डेयरी है, कई किसानों के जानवर हैं, ये साल भर जो है गोबर इकट्ठा करते हैं बगल में, जिसको घूरा बोलते हैं, और सफाई करने के उद्देश्य से उस घूरे को खेत में डाला पूरा। तो ये बहुत नुकसान वाली बात है। किसान अभी घोड़े ही होते हैं, ये बहुत नुकसान करता है, क्योंकि ये सड़ा हुआ नहीं होता, और ये सड़ा हुआ नहीं होता तो इसमें जब ऐसा डालेंगे जमीन के अंदर तो ये कचरा पैदा करेगा और दीमक को पैदा करेगा। तो इसलिए कम से कम जो आपने इकट्ठा किया है ये 3 साल तक सड़ना चाहिए, तब ये खाद माना जाता है। तो अगर ये 3 साल भूरा है, जिसको कि कहें गोबर का खाद सड़ा हुआ है, तो इसको हमें अब इस समय खेत में जो है अगले महीने में, मई के महीने में जमीन के अंदर डाल देना चाहिए। ट्रालियों से डालते हैं, जमीन में अंदर डाल देना चाहिए। तो ये इस समय बात है, चूँकि गोबर का खाद ज़्यादा लगता है। दूसरी बात, आपने केंचू की खाद कही थी, केंचू की खाद तो बहुत उत्तम खाद है, और ये आप बोने के समय भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो आपने गोबर का खाद डाला इसका तीसरे साल फायदा मिलता है। आपने डाला तुरंत पहले साल से फायदा नहीं मिलता गोबर खाद का, ये धीरे धीरे इसको सड़ता है, धीरे धीरे मिलता है। लेकिन केंचुए का जो है वो तुरंत प्रभाव से फायदा, जैसे रासायनिक खादों का, जैसे यूरिया का बताया दूसरा, ऐसे ही जो केंचुए का खाद है उसका तुरंत प्रभाव मिलने लगता है, 16 के 16 पोषक तत्व मिलते हैं। केंचुए खाद का ये भी है कि ये चाय की पत्ती जैसा होता है, बिल्कुल हो जाता है। इसको कई बार आप बीज के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं।
हम रासायनिक खादों को तो बीज के साथ मिलाने का मना करते हैं, लेकिन ये जो है केंचुए के खाद को आप जमीन के अंदर बीज के साथ मिला सकते हैं, फैला सकते हैं, फायदा हो सकता है। तो ये अभी उपयुक्त समय अगला महीना जो मई का महीना है उस समय आप गोबर के खाद का उपयोग कर सकते हैं और बोने के समय आप केंचुए के खाद को फैला सकते हैं। डॉक्टर साहब सच मानो आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी उत्तम जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आप हमारे बीच में आए, किसानों से अपनी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई इस समय भंडारण ठीक से करें, साथ में गहरी जुताई करें, साथ में जो खरीफ फसलों के लिए बीज रखा है उसका परीक्षण कर लें और मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।